हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? जय हिंद। तो अपना टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा के तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था। और तुलनात्मक अध्ययन में हमने लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की विधि है वो अंतर कर लिया था। उससे आगे जो अपना टॉपिक चल रहा है, आगे जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक वर्तमान ये आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा। इनके मैं लिख रहा हूँ आधार, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता दे रखा था कि अब लीजिए कॉलम बनाकर जो तुलना के रेशे में थोड़ा सा समझने में दिक्कतें नहीं है। तो मैं वापस आधार लोकसभा से तुलना करने में आधार यहाँ पर मान रहा हूँ। सदस्यों को शपथ, सदस्यों को शपथ, लोकसभा सदस्य शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति और इधर भी राष्ट्रपति या नामित व्यक्ति। मैं तो बात मैंने लिखा है लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य शपथ है कौन दिलाता है, मैं बात लिख रहा हूँ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। तो दोनों को ही राष्ट्रपति दिलाता है शपथ सभी सदस्यों को, और दोनों के लिए नामित व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा दिलाता है। या तो राष्ट्रपति शपथ दिला देता है या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिला देता है। ध्यान देना, मैं यहाँ पर कुछ एक अलग बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि जो नामित व्यक्ति है वो कैसे, यानी मैं एक यहाँ नाम ले रहा हूँ व्यवहार में, इसको बाद में बताऊँ क्या है। राष्ट्रपति क्या कर देता है, जब लोकसभा जो वर्तमान लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद वरिष्ठतम व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष या यूं कहे प्रोटेम स्पीकर बनाता है। इस प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उसको व्यवहार में ही नाम दिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, व्यवहार में नाम दिया जाता है। संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष का नाम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्यवहार से बदली है। तो राष्ट्रपति जो नामित जो शब्द है ना, इस शब्द के लिए वो क्या करता है, लोकसभा के चुनाव के बाद वरिष्ठ व्यक्ति है, उस व्यक्ति एक व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष या एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। इस प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। मैंने भी क्या बताया कि राष्ट्रपति एक नामित व्यक्ति को नामित करता है जो शपथ दिलाता है, और वो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद वरिष्ठ व्यक्तियों में से होता है। और वरिष्ठ व्यक्तियों में से आपको पता होगा कि वरिष्ठ व्यक्ति होता है जिसको संविधान में तो उसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु व्यवहार में अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, उस प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं, एक लोकसभा सदस्य शपथ दिलाना होता है और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना होता है। ध्यान देने की बात ये है, यही कार्य इधर यही व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आगे बाद में ये बता रहा हूँ, नोट है वो। ध्यान देने की बात ये है, ये पद आया कब था, 1946 में, और ये पद लिया कहाँ से है, फ्रांस से। यानी प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, और आया कब था, 1946 में आया था। ठीक है, और 1946 में सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना था, वो अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। प्रथम लोकसभा बनी थी 52 में, उसमें कौन आया था? प्रथम लोकसभा कौन आया था? प्रथम लोकसभा में कौन आया था? तो ये था यहाँ पर जीवी मावलकर। कौन था? जीवी मावलकर। और वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा। उस लोकसभा में वर्तमान में कौन बना था? ये बना था वीरेंद्र सिंह। कौन बना था? वीरेंद्र सिंह है बना। यानी जो प्रोटेम स्पीकर का पद है वो 1946 में आया था और कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और 1946 से पहले कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वर्तमान में कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र कुमार बने, ठीक है। और प्रथम जो वर्तमान में वीरेंद्र सिंह हो गया और प्रथम आम चुनाव में कौन हुआ था? जीवी मावलकर। ये बात थी प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है। इस आगे बात करें अपने, आगे तुलना करें तो यहाँ पर अपन लेंगे कार्यकाल, लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल। लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल लेंगे कार्यकाल। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कार्यकाल में बात बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कार्यकाल क्या सिस्टम है। थोड़ा सा ध्यान देना कार्यकाल पर। मैं आधार मान रहा हूँ कार्यकाल। और लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? होता ही नहीं है। क्यों? क्यों ये क्या है? स्थायी अध्यक्ष, ठीक। अब बात आगे करें कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा की कार्यकाल जो स्थायी होती है कार्यकाल होता ही नहीं है। तो क्या लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल आप 6 वर्ष बोलती, वो क्या है? तो ध्यान देना, वो सदस्यों का कार्यकाल है। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और सदस्यों में भी 2 कैटेगरी है, एक तो निर्वाचित, एक का मनोनीत। तो ध्यान देना, निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद 1 बटा 3 सदस्य क्या हो जाती है? पदमुक्त हो जाती है। और 1 बटा 3 सदस्य क्या आ जाती है? नेक आ जाती है। यानी निर्वाचित सदस्य होती है, निर्वाचित सदस्य अगर अधिकतम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो 238 है और वर्तमान लोकसभा की बात करें तो 233 है। तो अगर 233 में से प्रति 2 वर्ष के बाद 1 बटा 3 सदस्य क्या हो जाती है? पदमुक्त हो जाती है। 1 बटा 3 सदस्य उस जगह नहीं आ जाती। और मनोनीत होता है राज्यसभा कितनी होती है? 12 होती है। वो क्या है? उसका सिस्टम ये है, प्रति 3 वर्ष के बाद 1 बटे 3 सदस्य क्या हो जाती है? पदमुक्त हो जाती है। फिर 1 बटे 2 सदस्य पदमुक्त हो जाती है और 1 बटे 2 सदस्य वापस नहीं आ जाती है। मैं 12 की बात कर रहा हूँ, मनोनीत कितनी है? 12 ही है। और प्रति 3 वर्ष की बात होती है, इनका क्या होता है? 1 बटा 2 सदस्य क्या हो जाती है? पदमुक्त हो जाती है और 1 बटे 2 सदस्य क्या हो जाती है? नहीं आ जाती है। ये बात मैंने राज्यसभा के बारे में की। अब इधर बात करूँ कि 5 वर्ष आपने कार्यकाल लोकसभा का लिखा है, परंतु ध्यान रखना इसको टाइम से पहले भी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? हटा सकता है, पदमुक्त कर सकता है। इसमें एक ट्विस्ट आया था, एक बात अलग ही आई थी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार इंदिरा गांधी की तो उन्होंने कहा कि ये भेदभाव के साथ एक तो इधर लोकसभा 5 वर्ष के लिए कार्य कर रही है और राज्यसभा है ये 6 वर्ष के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की बात ये भी ये है कि इंदिरा गांधी ने एक 42वां संविधान संशोधन किया था और 42 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ा दिया था, 6 वर्ष बढ़ा दिया था। अब आपको बात ये ध्यान रखनी, 6 वर्ष बढ़ा दिया था। 42 संविधान संशोधन आपको पता है कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके बाद वापस मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता दल की सरकार आई। उस जनता दल की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन में वहाँ पर क्या किया? वापस इस लोकसभा कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये बात इसमें लोकसभा में अलग आती है कि इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ा दिया और जो मोरारजी देसाई की सरकार है, जनता दल की सरकार है, उस सरकार ने यहाँ 44 संविधान संशोधन करके वापस से इसको 5 वर्ष कर दिया।
कितना कर दिया, 5 कर दिया। और ये बात कब की हो रही है, 1978 की बात हो रही है, ठीक है। अब छोटी सी बात मैं अगर इसमें से करूँ कि अपना जो यहाँ पर लिखा है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर आपने जो ये करवाया है कि निर्वाचित 2 वर्ष बाद एक प्रदेश क्या हो जाती है, प्रति 2 वर्ष बाद यहाँ पर पदमुक्त हो जाती है। तो क्या स्टार्ट में जो 1952 में चुनाव हुए थे उसमें क्या ये लोग 6 वर्ष रहे थे पहले? नहीं, वो भी इतने ही साल में 2 वर्ष ही रहे थे। 52, 54, 56, 60, 58 और 60, देखो कैसे 1952 में आम चुनाव हुए। उस आम चुनाव में राज्यसभा सीटें मान लो 30 थी। अब आपको बात पता है कि राज्यसभा का नियम है कि प्रति 2 वर्ष बाद एक वित्तीय दूसरी क्या करता है, पदमुक्त करता है। अब क्या, अब उसमें ये करेगा कि 2 साल में 1954 में यहाँ पर लॉटरी सिस्टम निकालेगा। लॉटरी सिस्टम कैसे, इस 30 व्यक्तियों के नाम डाले एक बॉक्स में या डब्बे में, और किसी व्यक्ति के द्वारा इस 30 में से जो 10 पर्ची निकलेगी, और जिन 10 लोगों पर्ची निकली वो क्या हो गए, पदमुक्त हो गए। और इस जगह 30 वापस 10 नए यहाँ पर मनोनीत 10 नए यहाँ पर निर्वाचित कर दिए गए। यानी 2 वर्ष के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लॉटरी सिस्टम निकाला गया, और लॉटरी सिस्टम से 1 के 3 सदस्य क्या चले गए और 1 के 3 सदस्य आ गए। ध्यान रखना। अब आपको पता होगा यहाँ पर 20 व्यक्ति रहे थे, 10 तो नया के उनका कार्यकाल आगे चलेगा, 20 व्यक्ति है जो 1952 वाले थे, ठीक है। वापस 2 वर्ष के बाद यही लॉटरी सिस्टम निकाला गया, और 1 के 3 सदस्य निकालेंगे और 1 के 3 सदस्य नहीं लेंगे। उन 20 का नए के 10 शामिल करेंगे, जो 20 थे उन लोग उनमें लॉटरी निकलेगी, ना कि आप जो 10 नए डाल रहे हो, 10 नए यहाँ पर लेके आ रहे हो उनको यहाँ शामिल करेंगे। नहीं, यहाँ पर 20 लोगों में है, उन्हीं में शामिल करेंगे और उनको क्या कर देंगे, वापस निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गए, 4 साल हो गए। अब यहाँ पर अपने आप जो बचेंगे वो यहाँ पर अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। 6 साल हो गए यहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे चलो 1954 का व्यक्ति है, इसमें देख लेते हैं सदस्य नहीं आए थे 60 में, अपने आप ये 1 के 3 गए और 1 के 3 आ गए। ऐसे ही मान लिया 1962 में लिखता हूँ तो 1956 में जो 1 के 3 सदस्य आए थे वो 162 में चले गए। अब यहाँ 1964 दे दो, अरे 58 में 1 के 3 सदस्य नहीं आए थे वो यहाँ पर चले गए। 6 साल हो रहा है ना पूरा, 58 से 64 6 साल हो रहा है। तो ये कंटिन्यू चली। और इसमें ये हुआ कि जब राज्यसभा के जो स्टार्ट में जो आम चुनाव हुए थे उनकी संख्या थी, उनमें 2 बार तक लॉटरी सिस्टम निकाला गया था, यानी सदस्यों को लॉटरी सिस्टम से पदमुक्त किया गया था, ठीक है। परंतु मनोनीत में एक बार लॉटरी सिस्टम आया। अब देखो मनोनीत की बात कर लो, मनोनीत मान लो 1952 में भी कितने होते हैं मनोनीत, 12 होती है। 52 बार प्रति 3 वर्ष बाद हटाते हैं ना, तो 52 में 3 जोड़ो कितने आएंगे, 75, और 3 जोड़ो कितने आएंगे, 51, और फिर 1961। ये था क्योंकि 3 वर्ष लेते उसमें 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहा है, मनोनीत 3 वर्ष के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर 12 है, इनमें प्रति 3 वर्ष के बाद आधे जाती है, आधे चले गए, आधे नहीं डाल दी। अब क्या जरूरी है, अब जरूरी है क्या कि भाई वापस लॉटरी सिस्टम निकाली, एक बार लॉटरी सिस्टम निकाली यहाँ पर 3 वर्ष के बाद, क्या यहाँ पर जरूरी है? इसलिए जरूरी नहीं है कि आधे आगे आधे बचे, तो ये आधे अपने आप यहाँ पर 6 वर्ष होते हैं, अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर 52 सीटें 6 वर्ष हो गए, तो यहाँ पर जो आधे बचे थे उनके आपने का कम्यूट कर दिया गया और आधे को नहीं डाल दिया। अब वापस ऐसे आगे चल रहे अपने आप आगे आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस में लॉटरी सिस्टम से चला था, यानी मनोनीत सदस्य उनके लिए तो एक बार लॉटरी सिस्टम निकाला गया था राज्यसभा में, और जो निर्वाचित सदस्य है उनके लिए 2 बार लॉटरी सिस्टम निकाला गया। तो ये था इसमें लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल। जो अब आगे जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा पदाधिकारी। लोकसभा राज्यसभा पदाधिकारी का, यानी उसमें जो लोकसभा राज्यसभा में कोई तो सिस्टम होता ही है, यानी पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी, साधारण पदाधिकारी मान रहा हूं, पदाधिकारी। जहां तो लोकसभा और राज्यसभा पदाधिकारी बात कर रही है, तो लोकसभा में एक होता है अध्यक्ष और राज्यसभा में एक होता है सभापति। लोकसभा में एक होता है उपाध्यक्ष और राज्यसभा में एक होता है उपसभापति।
ठीक। अब मैं यहाँ पर प्रथम और वर्तमान की बात करता हूँ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता है जीवी मावलकर था। लोकसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओपी बिरला, ओम प्रकाश बिरला। ओपी बिरला कौन है? ओम प्रकाश बिरला। ध्यान देना ये राजस्थान का है। राजस्थान में किस क्षेत्र का है? कोटा संसदीय क्षेत्र का ओपी बिरला है जो लोकसभा का अध्यक्ष है। और वो अध्यक्ष इस कोटा जो संसदीय क्षेत्र है वहां से। ध्यान रखना पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा आया है जो इतना मतलब एक सिलसिले की तरह से यानी लोकसभा को सिस्टमेटिक से चल रहा है। अब आगे अपन जब प्रश्न काल करेंगे तब देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है। अब बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो आप पता होगा अंत सेम एगर था। अंत सेम एगर था। और वर्तमान पद खाली है। इधर सभापति के बारे में बात करें तो राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या राधाकृष्ण। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। उपसभा की बात करें प्रथम सभापति कौन है? कृष्णमूर्ति। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष है हरिवंश बचपन नहीं, हरिवंश नारायण। ये क्या है? राज्यसभा का वर्तमान उपसभापति है। जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद खाली। ये थे पदाधिकारी। पदाधिकारी बात करें तो पदाधिकारी के बाद अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो पदाधिकारी का चुनाव का रहेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है पदाधिकारी का चुनाव। मात्र थोड़ा राज्यसभा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई किस प्रकार से चुनाव के बारे में चर्चा होती है। पदाधिकारियों का चुनाव। और जैसा कि पता चला आपको पदाधिकारी चुनाव में लोकसभा के पदाधिकारी होती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कहाँ होता है? अपनों में से होता है। यानी अपनों में से ही लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति तो पदेन होता है। और पदेन होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका चुनाव तो अपनों में से नहीं होता। और उपसभापति का चुनाव अपनों में से होता है। उप सभापति का चुनाव अपने में से होता है। में से ठीक है, अपने में से चुनाव होता है। अब इसके बारे में बात करें आगे तो पदाधिकारी पद की शपथ यानी इनको शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ। ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख रहा हूँ पदाधिकारी पद की शपथ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ है दिलाई जाती है क्या? नहीं दिलाई जाती। क्योंकि नहीं दिलाई जाती क्योंकि वो सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। सदस्य के रूप में शपथ ले चुका है। और यही प्रोसेस सिद्ध रहती है। शपथ नहीं दिलाई जाती, नहीं दिलाई जाती है क्योंकि वो सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। तो ध्यान देना पदाधिकारी पद की शपथ है कभी नहीं दिलाई जाती। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि बताइए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा सभापति को शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा उपसभापति को शपथ
कौन दिलाता है? तो ध्यान देना, कोई भी किसी को भी शपथ नहीं दिलाई जाती। जो अब अपना टॉपिक है वो है पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र। यानी त्याग पत्र किसको दिया जाता है, किसको संबोधित करके त्याग पत्र दिया जाता है। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ पदाधिकारी व त्याग पत्र की। किसकी बात कर रहा हूँ? त्याग पत्र की। त्याग पत्र किसको दिया जाता है? ध्यान देना, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को। ए दोनों भाई जी आपसी राजी हो क्या? आपसी राजी है, ओ इन्हें दे दे और ओ इन्हें दे दे, अले आप काम सरकार। राजसभा में क्या होता है? आठ थोड़ी गड़बड़ी है। सभापति त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को और उपसभापति त्याग पत्र देता है, किसको देता है उपसभापति त्याग पत्र? सभापति। उपसभापति तो अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। सभापति को देगा, परंतु सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्यों? क्योंकि वो सभापति पद पर अध्यक्ष सभापति होता है, परंतु जबकि वो उपराष्ट्रपति भी होता है। तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, परंतु जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? सभापति को देता है। ठीक है, अब आगे बात कर रहा हूं तो पदाधिकारी का पद उपस्थित अनुपस्थित होना, यानी पदाधिकारी कार्य का पद पर अनुपस्थित होना। तो मेरी बात ध्यान देना यहाँ पर, अगर अध्यक्ष लोकसभा में अगर अध्यक्ष क्या है अनुपस्थित है, उसका कार्य कौन करेगा? उसकी जगह कार्य करेगा उपाध्यक्ष। और अगर राज्यसभा में सभापति अनुपस्थित है, उससे कार्य कौन करेगा? उपसभापति। ये बात होती सामान्य, परंतु क्या ये दोनों ही अनुपस्थित हो, इधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, इधर सभापति उपसभापति अनुपस्थित हो, तो कार्य कौन करेगा? तो ध्यान देना, लोकसभा अपने में से कोई वरिष्ठ व्यक्ति को क्या कर लेगी? वरिष्ठतम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी, अध्यक्ष चुनेगी, और यह प्रक्रिया ही राज्यसभा में रहेगी। राज्यसभा अपने में से, राज्यसभा अपने में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चुनेगी। व्यक्ति को चुनेगी, ठीक है। और दोनों ही अपने किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुनकर राज्यसभा का दोनों में अपना अनुपस्थित पद, जो पद खाली है उस पद भर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि पद खाली है, पद रिक्त है, तो क्या हो? ध्यान देना, अगर लोकसभा और राज्यसभा का पद खाली है तो वहां पर लोकसभा राज्यसभा सदस्य अपने में से नहीं चुन पाएंगे। वहां पर कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनेगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। अगर पद रिक्त है, पद रिक्त है या खाली है, तब अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष आ जाएगा, और सभापति का पद खाली है तो उपसभापति आ जाएगा। परंतु अगर दोनों का पद खाली है, दोनों का पद खाली है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों में से एक को
अध्यक्ष बना देगा। और ये बात भी उधर रहेगी, अगर राष्ट्रपति सभापति ने इसे दोनों पद खाली है तो राष्ट्रपति किसी एक को व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर देगा, नामित कर देगा, जो क्या करेगा वहां पर अब सदन की कार्यवाही की बैठकें चलाएगा। ठीक है, दोनों में ही सेम बात रहेगी। ठीक, यानी देख लो दोनों पद खाली है, दोनों का पद खाली है, तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करेगा, यानी अगर पद पर अनुष्ठित हो तो सदन स्वयं चुन सकती है। अगर पद खाली हो या रिक्त हो तो कभी भी सदन स्वयं नहीं चुन सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अपन तो कार्यकाल और कार्यकाल पता है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, वैसे प्रथम बैठक तक। ध्यान देना, अगर पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष कब तक रहेगा, लोकसभा भंग होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद खाली नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष पद तब खाली होता है, तब पद मुक्त होता है जब नई लोकसभा बनकर आ जाती है और प्रथम बैठक होती है, और प्रथम बैठक में लोकसभा नया अध्यक्ष चुना जाता है, तब तक वो पद पर रहेगा। तो सामान्यतः 5 वर्ष ही बोला जाएगा। और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ना कि 6 वर्ष, जबकि 5 वर्ष होता है सभापति का कार्यकाल, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि वो सदस्य है, जबकि सभापति सदस्य होता है। क्या सदस्य नहीं होता, उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही रहता है, जबकि उपसभापति सदस्य होता है, सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष ही रहेगा। यहाँ लोकसभा कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, परंतु जब क्या करती है लोक अध्यक्ष इसके एक प्रक्रिया बना देगी कि नई लोकसभा उसकी प्रथम बैठक होगी, तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा। अब बात करिए अपने पद मुक्त की, तो पद मुक्त कैसे किया जाता है, यानी पद मुक्त मैं बात कर रहा हूं पद मुक्त की, पद मुक्त की अपन किसकी बात करेंगे, पद मुक्त की बात करेंगे। और पद मुक्त कैसे होता है यह पता भी होगा, लोकसभा सदस्य, लोकसभा में क्या होगा, कुल सदस्य के बहुमत द्वारा संकल्प पारित हो। और ये बात भी है कुल सदस्यों द्वारा संकल्प पारित हो। पर तो ध्यान देना, ये जो मैंने लाइन लिखी है लोकसभा के कुल सदस्य, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित हो, तो यहाँ पर राज्यसभा कुल सदस्यों द्वारा संकल्प पारित हो, यानी सभापति यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और यहाँ पर किसकी बात करें अपन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात कर रही है। और यहाँ पर किसकी बात करिए अपन, यहाँ पर बात करिए सभापति व उप सभापति। परंतु ये जो लाइन लिखी है मैंने, सदन के कुल सदस्यों द्वारा संकल्प पारित हो, ये बात सभापति पर लागू नहीं होती है, ये बात सभापति पर कभी भी लागू नहीं होती। ध्यान देना, ये बात इधर अध्यक्ष पर उपाध्यक्ष पर लागू होगी, उपसभापति पर बात लागू होगी, 8 लोगों पर बात लागू होती है। 2 तो ये हो गए, एक सभापति हो गया,
एक राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, एक विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। परंतु ये सभापति पर बातें लागू नहीं होती है। इनमें स्वयं सदन के कुल सदस्य बहुमत द्वारा संकल्पित हो तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, परंतु सूचना 14 दिन पहले दो, 14 दिन पहले दो, दोनों बराबर सूचना क्या है, 14 दिन पहले देनी पड़ती है। संकल्पित हो गया, और संकल्पित का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर आप 100 व्यक्ति बैठे हो सदन में, और सभी ने कह दिया कि मैं इस अध्यक्ष पद से हटाना चाहता हूँ, सभी ने खड़े होकर हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया, उससे पद से नहीं हटेगा। अगर संकल्प पारित हुआ है ना, तो संकल्प पारित में आपको वोटिंग करानी पड़ेगी, यानी मतदान कराना होगा, और मतदान में कुल बहुमत आ जाएगा, उसी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा। इधर भी ये होगा, मतदान करवाना पड़ेगा, और मतदान के बाद ही सभापति को हटा सकती है। पर तो ध्यान देना, एक बात तो सभापति में यही रहेगी, कुल सदस्यों राज्यसभा में ध्यान रखना, अगर सभापति को हटाना है या उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको हटाने के लिए हमें राज्यसभा में ही क्या लाना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर लोकसभा हाँ करती है, उसको पारित करती है, लोकसभा पारित करती है, तभी सभापति पद से हटेगा, वरना सभापति पद से नहीं हटेगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के द्वारा पारित होना भी जरूरी है। अब आगे बात करिए अपन, तो पदाधिकारी द्वारा मत कैसे दिया जाता है, ठीक है। मैं पदाधिकारी मत की बात कर रहा हूं, पदाधिकारियों का मतदान। ध्यान देना, मैं मत का नाम लूं तो मत दो प्रकार की होती है, एक होता है निर्णायक, एक होता है सामान्य। एक निर्णायक मत, ध्यान देना, निर्णायक मत कौन देता है, अध्यक्ष देता है। सामान्य मत कौन देता है, सदन के सभी सदस्य दे सकते हैं। क्या सामान्य मत अध्यक्ष दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, केवल निर्णायक मत ही दे सकता है, ठीक है। इधर राज्यसभा में ये भी शासन में राष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है, क्या राष्ट्रपति सामान्य मत दे सकता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति सामान्य मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वो राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, इसलिए वो सामान्य मत नहीं दे सकता, केवल निर्णायक मत देगा। लोकसभा का अध्यक्ष है, वो निर्णायक मत भी दे सकता है, परंतु सामान्य मत जब दे सकता है जब उसके खिलाफ क्या हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित है उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, तो वो निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, वो केवल सामान्य मत तो दे पाएगा। पर निर्णायक मत तब दे पाएगा जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं है, तो वो निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत देना ही होता है, उसको अनिवार्य है कि लोकसभा अध्यक्ष से जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं है, किसी विधेयक या प्रस्ताव पर कोई चर्चा हो रही है, उस पर मत लिया गया है, मतगणना हुई है, उन मतगणना में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। परंतु अगर उसको हटाने की बात हो तो वो निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, वो केवल क्या दे पाएगा, वो केवल क्या दे पाएगा, सामान्य मत दे पाएगा। और इधर राज्यसभा में अगर सभापति को हटाने की बात हो तो वो निर्णायक मत वैसे नहीं दे पाएगा कि उसके पद से हटा रहे हैं, और सामान्य मत इसलिए नहीं दे पाएगा कि वो सदन का, राज्यसभा सदन क्या है, वो सदस्य नहीं है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। निर्णायक मत कौन कौन देती है? पीठासीन अधिकारी देती है, पीठासीन अधिकारी होती है ना, वो निर्णायक। पीठासीन अधिकारी मतलब हो गया अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों निर्णायक मत में दे सकती है, और ये निर्णायक मत देना उनके लिए बाध्यकारी है। अब बात करूं मैं लास्ट आज जो टॉपिक चल रहा था लोकसभा तुलनात्मक अध्ययन, उसकी लास्ट बात यह है आज है गणपूर्ति। गणपूर्ति बात करें लास्ट। गणपूर्ति मतलब है कितने व्यक्ति उपस्थित हो जब कार्य चल रहा। तो ध्यान देना, लोकसभा में 1/10 सदस्य और 1/10 सदस्य,
यानी इधर तो 55 सदस्य अनिवार्य हो तभी बैठक चालू होगी, इधर 25 सदस्य। यानी जब लोकसभा बैठक चालू होगी तो 2 बजे तक, 2 बजे जब बैठक चालू हो रही है उस बैठक में 55 सदस्य है, 55 सदस्य है, 55 सदस्य है, तभी ही लोकसभा की बैठक चालू हो पाएगी। अगर 55 सदस्य नहीं है तो एक ये सिस्टम किया गया है, 3 बार बेल बजा दो, 1 2 3, 3 बार बेल बजा दो, 3 बार में अगर गुणपूर्ति हो जाती है, 55 हो जाती है, 55 या 55 से अधिक हो जाती है तो वापस बैठक चालू हो जाएगी और जो जिस पर चर्चा करनी हो चर्चा हो जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं है तो बैठक रद्द है, दूसरे दिन आओ और वही 2 बजे आओ और 55 कोरम पूरा करो और बैठो। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर भी 3 बेल बजाई जाती है और वापस इसको टाला जाता है। और यही राज्यसभा में 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात गणपूर्ति में ध्यान रखना थोड़ी सी कि वह गणपूर्ति में किस प्रकार से होता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की तुलनात्मक अध्ययन अपन पूरा कर चुकी है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।